हिंदी साहित्य की दुनिया में एक नाम ऐसा है जो सिर्फ एक लेखक का नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरे दौर का, एक पूरे युग का नाम है, प्रेमचंद। आज हम इसी महान हस्ती की कहानी को समझने वाले हैं। लेकिन सोचने वाली बात है ना, कि आखिर एक लेखक इतना बड़ा कैसे हो सकता है कि साहित्य का पूरा एक दौर ही उसके नाम से जाना जाने लगे। चलिए आज इसी सवाल के जवाब की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जब हम कहते हैं प्रेमचंद युग, तो इसका मतलब क्या है, उनके प्रभाव का, उनके असर का पैमाना कितना बड़ा था। देखिए, हिंदी और उर्दू लिटरेचर में 1918 से लेकर 1936 तक का जो समय है उसे बाकायदा प्रेमचंद युग कहा जाता है। जरा सोचिए इस बात को, लगभग 2 दशकों का साहित्य एक अकेले इंसान के काम और उसके प्रभाव से पहचाना गया। ये सच में असाधारण है। लेकिन प्रेमचंद तो वो नाम था जिससे दुनिया उन्हें जानती थी। ये उनकी साहित्यिक पहचान थी। इस पहचान के पीछे का इंसान कौन था? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं धनपत राय से। जी हाँ, उनका असली नाम था धनपत राय श्रीवास्तव, लेकिन उन्होंने लिखने के लिए नाम चुना प्रेमचंद, और फिर यही नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। तो उनकी कहानी शुरू होती है 1880 में वाराणसी के पास एक छोटे से गांव लम्ही से। जिंदगी में उन्होंने कई भूमिकाएं निभाईं। वो एक टीचर थे, एक जबरदस्त लेखक थे, एक पत्रकार भी थे, और ये बात शायद बहुत लोग नहीं जानते कि उन्होंने लगभग 3 साल मुंबई में रहकर फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट भी लिखी, और महज 56 साल की उम्र में 1936 में वाराणसी में ही उनका निधन हो गया। और उनका काम सिर्फ उपन्यास और कहानियां लिखने तक ही नहीं रुका था, वो तो जैसे एक पूरी साहित्यिक क्रांति थे। उन्होंने जमाना, सरस्वती, माधुरी जैसी उस वक्त की सबसे बड़ी पत्रिकाओं के लिए लिखा, जागरण अखबार के एडिटर रहे, और तो और उन्होंने अपनी खुद की साहित्यिक पत्रिका हंस शुरू की और सरस्वती प्रेस की भी स्थापना की। अच्छा, ये तो हो गई उनके काम की लिस्ट, पर अब आते हैं असली सवाल पर। उनकी कलम में आखिर ऐसी क्या ताकत थी, ऐसा क्या था उनके लिखने में जो उन्हें इतना क्रांतिकारी बनाता है? ये एक लाइन शायद उनके पूरे काम का सार बता देती है। प्रेमचंद का साहित्य उन 30 वर्षों का एक सामाजिक सांस्कृतिक दस्तावेज है। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं थीं, वो अपने समय के समाज का एक जीता जागता खरा आईना थीं। उन्होंने 300 से भी ज्यादा कहानियां लिखीं, 300, और हर कहानी, चाहे वो कफन हो, पूस की रात हो या पंच परमेश्वर, हर कहानी ने हिंदी कहानी को एक नया मुकाम दिया। उन्होंने दिखाया कि एक छोटी सी कहानी में भी कितनी गहराई, कितनी सच्चाई हो सकती है। और फिर आते हैं उनके उपन्यास। अरे वाह, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये तो हिंदी साहित्य की नींव के पत्थर हैं। ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, ये उस जमाने के भारतीय समाज का वो गहरा विश्लेषण है जिन्हें आज भी पढ़कर हम अपने देश को बेहतर समझ सकते हैं। पता है, प्रेमचंद ने अपनी कलम को सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि समाज सुधार का एक हथियार बनाया। उन्होंने उन मुश्किल मुद्दों पर लिखा जिन पर बात करने से भी लोग कतराते थे। दहेज की प्रथा, जाति का भेदभाव, विधवाओं की दर्दनाक जिंदगी, किसानों का शोषण और उस दौर की गुलामी की हकीकत, सब कुछ बेबाकी से लिखा। उनके लिखने के अंदाज को एक खास नाम दिया गया है, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। अब ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। मतलब वो समाज की कड़वी से कड़वी सच्चाई को, यथार्थ को पूरी ईमानदारी से दिखाते थे, लेकिन कहानी के आखिर में एक उम्मीद, एक आदर्श की तरफ इशारा जरूर करते थे। वो सिर्फ प्रॉब्लम नहीं गिनाते थे, एक बेहतर दुनिया का रास्ता भी दिखाते थे। चलिए अब उनके सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। देखते हैं कि वो अपनी पीछे क्या विरासत छोड़ गए और उनकी कलम आखिरी सांस तक क्या रच रही थी। प्रेमचंद की जो सबसे बड़ी खासियत थी वो शायद उनका साहित्य के प्रति समर्पण था। वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक लिखते रहे। सचमुच उनकी कलम कभी रुकी ही नहीं। और उनकी इसी लगन का सबसे बड़ा सबूत है उनकी आखिरी रचनाएं। देखिए, उनका आखिरी निबंध था महाजनी सभ्यता। आखिरी कहानी थी कफन। उनका आखिरी पूरा उपन्यास था गोदान, जो कि एक मास्टरपीस है। और तो और वो अपना एक आखिरी उपन्यास मंगलसूत्र लिख रहे थे, जिसे वो पूरा नहीं कर पाए और दुनिया से चले गए। और इसीलिए आज भी उनका काम सिर्फ लिटरेचर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली सामाजिक दस्तावेज है। ये उस भारत के संघर्ष और सपनों को दिखाता है जो उस वक्त बदल रहा था। और यही वजह है कि प्रेमचंद आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कल थे।
और अंत में एक सवाल के साथ इस चर्चा को छोड़ते हैं। जिन सामाजिक समस्याओं के बारे में प्रेमचंद ने करीब 100 साल पहले लिखा था, क्या वो सारी समस्याएं आज हमारे समाज से पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं, या फिर उन्होंने बस अपना रूप बदल लिया है? सोचिएगा जरूर।